तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विकास एमएलटी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो फिर से लेकर के आ गए हैं एक नया टॉपिक, और आज के टॉपिक हमारा हेमेटोलॉजी से है। तो हेमेटोलॉजी में एक टेस्ट होता है ईएसआर, है ना। तो आज हम ईएसआर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है ईएसआर, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो ईएसआर क्या होता है? इरिथ्रोसाइट, जिसका पूरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, है ना। ईएसआर क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज़ ए हेमेटोलॉजी टेस्ट दैट मेजर द रेट एट विच रेड ब्लड सेल्स, है ना। यह एक हेमेटोलॉजी का टेस्ट होता है जिसमें हम मेजर करते हैं क्या चीज़? रेट एट विच रेड ब्लड सेल्स सेटल द बॉटम ऑफ द वर्टिकल ट्यूब इन 1 आवर्स। मतलब कि इसमें हम ये मेज़र करते हैं कि जो आरबीसीज़ होती है वह कितनी फास्ट, जब हम एक ट्यूब को वर्टिकल पोजीशन में खड़ा कर देते हैं और उसमें हम ब्लड फिल कर देते हैं, तो वह 1 घंटे में कितना सेटल डाउन होती है ना। वही चीज़ जानने के लिए हम क्या करते हैं? ईएसआर क्या होता है? इट इज़ ए नॉन स्पेसिफिक मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन, है ना। यह कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है कि यह किसी डिसीज़ या पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन को बताता है। यह एक कोई भी इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में हुआ है उसके लिए यह टेस्ट किया जाता है ना। इट इज़ यूज टू हेल्प डिटेक्ट एंड मॉनिटर इन्फ्लामेटरी डिसीज़। यह कि कोई इन्फ्लामेशन हुआ है या कोई इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हुआ है तो हम इस टेस्ट को करते हैं। तो आगे देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन एंटीकोगुलेटेड ब्लड टू केप्ट इन ए वर्टिकल ट्यूब, RBC gradually settle due to gravity. The distance in mm that RBCs fall in 1 hour is called ESR. क्या होता है? एंटीकोगुलेटेड ब्लड को हम क्या करते हैं? एक ट्यूब लेते हैं जिसमें हम वर्टिकली ट्यूब में भर करके उसको फिल करके हम वर्टिकली स्टैंड कर देते हैं। RBCs क्या होती है? ग्रेविटी के उसमें से क्या हो जाती है? वह सेटल डाउन होने लगती है ना। और इसका जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं वह mm में करते हैं, और इसका जो टाइम होता है वह हम 1 घंटे बाद मेज़र करते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है? mm/आवर्स, है ना। फिर क्या है? ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि हम ईएसआर टेस्ट क्यों करते हैं, है ना। पहला होता है डिटेक्ट इन्फ्लामेशन। हम कोई भी इन्फ्लामेशन हुआ है हमारी बॉडी में उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ईएसआर टेस्ट करते हैं। मॉनिटर इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हुआ है फिर भी हम ईएसआर, डॉक्टर लिख करके दे देता है तो ईएसआर करवाता है और ईएसआर फिर किया जाता है ना। फिर क्या है? एसेस ऑटो इम्यून डिसीज़। हमारी बॉडी में कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज़ हुआ है उसके कारण उस टाइम भी क्या है? ईएसआर किया जाता है। मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, कोई इन्फेक्शन है उसमें भी हम क्या है? मॉनिटर करने के लिए ईएसआर टेस्ट करते हैं। एंड सपोर्ट डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक डिसीज़ को भी डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं? ईएसआर टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं मैकेनिज़्म। एक्चुअली में होता क्या है कि आरबीसी जो होती है सेटल डाउन होने लगती है जब हम उसको स्टैंड कर देते हैं। तो ESR is detected by the interaction between factor that promote fibrinogen and factor that resist negative charge of RBCs, है ना। क्या होता है इसमें? जो हमारा प्लाज्मा होता है वह क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और RBCs जो होती है वह निगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो क्या है? सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है? ये एक दूसरे को रेसिस्ट न्यूट्रल कर देते हैं और यह सेडिमेंट होने लगता है, ठीक है ना। फिर क्या है? नॉर्मली आरबीसी सेटल डाउन स्लोली एज दे डू नॉट फॉर्म प्रोलेक्स।
यह आरबीसीज जो होती है नॉर्मली सेटल डाउन स्लोली होने लगती है और इसमें क्या है रोलेक्स फॉर्मेशन तब नहीं होता है एंड इंस्टेड दे जेंटली रिपेल ईच अदर। ये क्या करती है फिर एक दूसरे को रिपेल करती है ईच अदर ड्यू टू द निगेटिव चार्ज ऑफ द सरफेस। आरबीसी जो होती है हमारी निगेटिव चार्ज होती है और सरफेस जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि प्लाज्मा, है ना, जिसके कारण क्या है वह रिपेल करती है और क्या होता है वह सेटल डाउन होने लगता है। फिर क्या होता है राउलेक्स आर द स्टक इज मेनली आरबीसीज दैन बॉटम एंड हैवियर एंड सेटल डाउन इन फास्टर। देखो यहाँ पे जैसे क्या है राउलेक्स फॉर्मेशन, ये जैसे यहाँ पे क्या है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और आरबीसीज में क्या है निगेटिव चार्ज होता है, तो ये राउलेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है। अगर एक ट्यूब में यहाँ पे दिया हुआ है ट्यूब बनी हुई है और ट्यूब में क्या है ब्लड है ना। फिर क्या होता है दूसरा यहाँ पे बताया गया है जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है स्पेशली फाइब्रिनोजन अडहेयर टू द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूट्रलाइज्ड। यहाँ पे मैंने बताया ना कि न्यूट्रल हो जाता है, द सरफेस निगेटिव चार्ज एंड प्रमोटिंग सेल अडहेयर एंड राउलेक्स फॉर्मेशन, है ना। सेल एक दूसरे से क्या है अडहेयर होने लगते हैं और राउलेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है ना। फिर क्या होता है ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द वेट ऑफ द सेल एग्रीगेट्स। सेल एक दूसरे के ऊपर फिर चिपकने लगते हैं और इस तरह से बन जाता है और ये भारी होने के कारण फिर क्या है नीचे सेटल डाउन होने लगता है। तो यहाँ पे क्या है सेटिंग लिखा हुआ है और फिर क्या है आरबीसीज लास्ट में क्या है एक दूसरे के ऊपर पूरी चिपक जाती है और नीचे पैक हो जाती है। फिर क्या है लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, और यह इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है हमारे सरफेस एरिया के। यहाँ पे जो ESR होता है वह क्या होता है 3 स्टेजेस में, कितने स्टेजेस में होता है 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। अभी जो मैंने बताया यहाँ पे दिया हुआ है पहला होता है स्टेज जो होता है राउलेक्स फॉर्मेशन या एग्रीगेशन, है ना। इसके पहले मैकेनिज्म में हमने अभी डिस्कस किया कि पहले क्या होता है पहले स्टेज में राउलेक्स फॉर्मेशन होता है और एग्रीगेशन होता है जो कि 10 मिनट का टाइम होता है ना। जैसे कि क्या है आरबीसीज ESR में जो 1 घंटे का टाइम है उसमें जो होता है आरबीसीज फर्स्ट स्टेज में राउलेक्स फॉर्मेशन करती है और एग्रीगेशन करती है ये 10 मिनट के टाइम पे। फिर क्या होता है सेकेंड स्टेज होता है जिसमें सेडिमेंटेशन या सेटिंग होती है, यह 40 मिनट के टाइम पे ये प्रोसेस होती है। फिर थर्ड स्टेज आता है जिसमें आरबीसीज जो होती है पैकिंग होने लगती है और नीचे टेस्ट ट्यूब में सेट हो जाती है बिल्कुल, है ना। तो यह टाइम जो होता है 10 मिनट का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं मेथड्स कितने टाइप का होता है। यहाँ पे हम 4 टाइप के मेथड्स मोस्टली देखते हैं, है ना। वेस्टर्न ग्रेन मेथड, विंट्रोप ट्यूब मेथड, माइक्रो ESR मेथड एंड ऑटोमेटेड ESR मेथड। क्या होता है सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है वह वेस्टर्न ग्रेन मेथड होता है, एक्यूरेट रिजल्ट जो देता है वह वेस्टर्न ग्रेन मेथड होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं वेस्टर्न ग्रेन मेथड कैसे करते हैं और प्रोसीजर क्या होता है ना। प्रिंसिपल क्या होता है मेजर द डिस्टेंस आरबीसीज फॉल इन द वर्टिकल ट्यूब आफ्टर 1 आवर्स। इसमें हम 1 घंटे के लिए क्या करते हैं रख देते हैं एक वर्टिकल ट्यूब में और उसके बाद ये यहाँ पे जैसे स्टैंड है ये हमारी ट्यूब हो गई और यहाँ पे स्टैंड कर देते हैं, है ना, बना हुआ है जिसमें हम फंसा देते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है ना। तो सैंपल क्या होता है सैंपल हम वेनस ब्लड मिक्स विथ 3.8% सोडियम सिट्रेट। इसमें जो एंटीकोगुलेंटेड ब्लड होता है और उसमें क्या होता है कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है सोडियम साइट्रेट। इसका जो रेशियो होता है 4:1, है ना, और जो परसेंट होता है वो 3.8% होता है ना। और हम EDTA ब्लड डाइल्यूटेड विथ सिट्रेट ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। ट्यूब की बात करें तो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब होता है जिसकी लेंथ जो होती है वह 200 mm होती है, 200 mm। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो 200 mm होती है लॉन्ग। डायमीटर जो होता है 2.5। इसका जो बोर डायमीटर जो जिसमें हम
फिल करते हैं ब्लड, वो कितना होता है 2.5 ml। और सेंटीमीटर की बात करें तो लगभग सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर की होती है ना, कितनी, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। रीडिंग की बात करें तो 1 घंटे बाद हम इसको रीड करते हैं। क्या करते हैं, ये हमारी ट्यूब होती है, ये जैसे एंटीकोगुलेटेड साइट्रेटेड ब्लड होता है इसमें, यहाँ से ट्यूब दोनों, इसमें जो ओपनिंग होती है वो दोनों साइड होती है, यहाँ से भी ओपनिंग होती है और इसमें जो ओपनिंग होती है वो दोनों साइड होती है ना, क्या होती है, वो दोनों साइड, यहाँ भी ओपनिंग होती है और यहाँ भी ओपनिंग होती है। तो क्या करते हैं, इधर साइड जो पोर्शन है वो हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इधर से माउथ से हम सेक करते हैं। शेक करने के बाद उसको पुश वहाँ पे हम फिंगर लगा लेते हैं ताकि ब्लड हमारा नीचे ना जाए। और उसके बाद हम इसी स्टैंड में यहाँ पे एक कैप रखते हैं, कैप के बाद इसमें हम फंसा देते हैं और 1 घंटे के लिए हम रख देते हैं। तो यही वहाँ पे वही लिखा हुआ है कि रीडिंग जो लेते हैं हम 1 घंटे में लेते हैं, है ना, और जो लेते हैं उसको यूनिट जो होती है उसको पर आवर्स में हम देते हैं। फ़ायदे क्या हैं, मोस्ट एक्यूरेट एंड सेंसिटिव, ये जो टेस्ट होता है वह मोस्ट एक्यूरेट एंड सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोला गया है। रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन हेमाटोलॉजी, है ना। यूज क्या है, ये जो टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट ट्यूब होता है यह ओनली ESR के लिए ही यूज होता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो एडल्ट में जो होता है 0 से 15 mm पर आवर्स, एडल्ट फीमेल की बात करें तो 0 से 20 mm पर आवर्स, चिल्ड्रन में जो होता है वह 0 to 10 mm पर आवर्स, है ना। न्यूबॉर्न में जो होता है 0 to 2 mm पर आवर्स। एज वाइज अलग अलग होता है ना, थोड़ा बड़ा वेरी कर सकता है अलग अलग बुक के हिसाब से। तो अब हम आगे देखते हैं दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, विंट्रोप ट्यूब मेथड, है ना। सेम एज इसका प्रिंसिपल जैसे अभी हमने पहले बताया कि 1 घंटे के लिए हम रखते हैं, तो इसमें भी वही रखते हैं 1 घंटे के लिए। विंट्रोप ट्यूब मेथड में सैंपल क्या लेते हैं हम, ADTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड हम इसमें लेते हैं, है ना। ट्यूब की बात करें तो विंट्रोप ट्यूब होती है, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारी विंट्रोप ट्यूब होती है ना, ये वाली। इसकी जो लेंथ होती है वह 110 mm होती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होती है 110 mm होती है। डायामीटर की बात करें, अंदर के जो बोर की डायामीटर होता है ना, वो 2.5 to 3 mm होता है ना। और सेंटीमीटर की बात करें तो 11 सेंटीमीटर का होता है ना। ये उसका स्टैंड होता है, विंट्रोप ट्यूब स्टैंड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, और इसमें जो ओपनिंग होती है वह एक साइड से होती है ना। इधर साइड पूरा पैक होता है, ओपनिंग यहाँ से बस होती है और इसमें हम ब्लड फिल करते हैं, है ना, यहाँ 0 मार्क तक। ये जो मार्किंग है यह है हमारा ESR के लिए है, और इधर साइड जो मार्किंग है ये हमारे PCV टेस्ट के लिए है ना। ये जो होता है इसका यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ ESR एंड PCV दोनों के लिए ये ट्यूब यूज की जाती है ना। रीडिंग की बात करें तो आफ्टर 1 आवर्स, इसमें भी यहाँ तक फिल करते हैं 0 तक, और इसमें क्या करते हैं, स्टैंड में हम वर्टिकली स्टैंड कर देते हैं, रख देते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, रिक्वायर स्मॉलर ब्लड सैंपल, इसमें वेस्टर्न ग्रीन मेथड से कम सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लेस सेंसिटिव होता है, स्पेशली व्हेन ESR इन हाई, इसमें कभी कभी ESR जो होता है हाई भी आ जाता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो ESR का जो नॉर्मल रेंज होता है एडल्ट में होता है 0 to 9 mm पर आवर्स, एडल्ट फीमेल में जो होता है वह 0 to 20 mm पर आवर्स, है ना। थर्ड आता है हमारा माइक्रो ESR मेथड। सैंपल जो होता है कैपिलरी मेथड से हम लेते हैं, कैपिलरी मेथड, है ना। इसमें क्या है, ट्यूब जो होती है वह हिपेरनाइज्ड माइक्रो हिमेटोक्रिट कैपिलरी ट्यूब होती है, उसमें हम फिल करते हैं और उसको भी हम 1 घंटे के लिए रखते हैं। इसका जो यूज होता है वह हम यूज करते हैं नियोनेट्स एंड
पेडिएट्रिक पेशेंट्स के लिए, है ना। व्हेन ओनली ए स्मॉल ब्लड सैंपल्स इज़ अवेलेबल, इसको कम हम यूज करते हैं जब बहुत ही कम सैंपल्स आता है या कि बहुत कम सैंपल अवेलेबल होता है पेशेंट का, तब हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही माइक्रो मीटर के माइक्रो लीटर जो सैंपल होता है उसके उतना हमको सैंपल इसमें चाहिए होता है। फोर्थ वन आता है हमारा ऑटोमेटेड ईएसआर मेथड। ऑटोमेटेड ईएसआर मेथड, इसमें क्या होता है, ऑटोमेटेड एनालाइजर यूज किया जाता है एस्टिमेट ईएसआर एंड यूजिंग ऑप्टिकल ऑफ द इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, है ना। बहुत ही एडवांस ऑटोमेटेड है। इसमें हम जैसे यहाँ पे मशीन हमने लगाया है, ये मशीन होती है जिसमें क्या है, हम सैंपल रख देते हैं बार कोड लगा करके, और ये ऑलरेडी एक टाइम ऑटोमेटिकली रीड करके हमको रिज़ल्ट दे देती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है ऑटोमेटेड का। तो यह फास्ट एंड एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, रिड्यूस मैनुअल एरर्स, जो हम एरर कर देते हैं, है ना, चेकिंग करते समय बबल्स आ गया तो वो हमारा मैनुअल एरर्स में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर क्या है, सुइटेबल फॉर हाई वॉल्यूम लेबोरेटरीज, जब जहाँ पे बहुत सैंपल्स आ रहे हैं वहाँ के लिए ये बहुत ही अच्छा सुइटेबल रहता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि इंक्रीज ईएसआर सीन, है ना, कब ईएसआर जो होता है इंक्रीज सीन होता है। तो पहला है ट्यूबरकुलोसिस में, है ना। दूसरा है रेमेटॉइड आर्थराइटिस में ईएसआर जो होता है इंक्रीज मिलता है। सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस, एसएलई शॉर्ट में बोलते हो, इसमें भी क्या है हमारा ईएसआर इंक्रीज मिलता है ना। और एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन में भी हमारा ईएसआर इंक्रीज मिलता है। एनीमिया है तो ईएसआर इंक्रीज मिलता है। प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कभी कभी, या कि ईएसआर इंक्रीज मिलता ही है। मल्टीपल माइलोमा में ईएसआर इंक्रीज मिलता है एंड मैलिग्नेंसी में ईएसआर हमारा इंक्रीज मिलता है। डिक्रीज कब कब सीन होगा, पॉलीसाइथेमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एंड सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस में क्या है, ईएसआर हमारा डिक्रीज मिलता है, नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि किस किस डिसीज़ में या कब कब हम क्या करते हैं, ईएसआर टेस्ट करवाते हैं। डिटेक्ट इन्फ्लामेशन, है ना, स्टार्टिंग में ही हमने बात किया था कि ईएसआर जो होता है किसी भी इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। मॉनिटर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यहाँ पे जैसे एक टेस्ट लिखा हुआ ये लिखा हुआ है एसएलई, ये एक तरह का, या कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये हमारे जो हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, है ना। तो उसके डिटेक्शन के लिए भी हम करते हैं। हेल्प डायग्नोसिस क्रोनिक इन्फेक्शन, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन से हम पेशेंट जो होता है या कि वो होता है उसको क्रोनिक इन्फेक्शन होता है बहुत दिनों से, तो वह उसके लिए भी क्या करते हैं, ईएसआर करते हैं। मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, है ना, एंड असिस्ट इन एवेल्यूटिंग कैंसर एंड इन्फ्लामेटरी डिसीज़, है ना। इन सब के लिए क्या है, हम ईएसआर टेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईएसआर, ईएसआर टेस्ट को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं, कि या कि गलत आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं कि अफेक्ट कर देंगे, जैसे कि इंक्रीज ईएसआर, ज़्यादा ईएसआर आना, हाई फाइब्रिनोजन, अगर यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज़ कौन कब कब आएगा, है ना, इंक्रीज़ कब कब हो सकता है किन किन फैक्टर्स के कारण। तो यहाँ पे क्या है, हाई फाइब्रोनोजन अगर है, प्रेगनेंसी है और एनीमिया है ना। और ओल्ड एज में क्या है, यहाँ पे इंक्रीज़ ईएसआर मिल सकता है। डिक्रीज़ की बात करें तो डिक्रीज़ कब कब मिल सकता है ईएसआर, ये है एबनॉर्मल आरबीसी शेप हो गया तो डिक्रीज़ हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया हो गया, यह कि इनप्रॉपर सैंपल कलेक्शन अगर हुआ है तो ईएसआर जो होता है वह हमको डिक्रीज़ मिल सकता है। तो ये फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हमारे ईएसआर के जो हमारा उसका रेंज आता है उसको। तो ये रहा आज का हमारा ईएसआर टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो
यहीं से आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप टॉपिक अपना, है ना। तो मैं लेकर के आता रहूँगा आपके मनपसंद टॉपिक। कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, है ना। तो मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच।